हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र सिंह आप सभी लोगों का रविंद्राज इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रविंद्राज 24x7 में वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, जीएस एंड जीके की आज की क्लास की सीरीज में हम लोग जो डेमो देखेंगे वो देखेंगे पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था का। तो देखते हैं। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहले तो हम इन दोनों वर्ड्स को समझ लें या इन दोनों वर्ड्स में एक बेसिक डिफरेंस समझ लें, ठीक। क्योंकि कहीं कहीं वर्ड यूज होता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं कहीं वर्ड यूज होता है आपके पॉलिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान और पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था के इन दोनों वर्ड्स में आपके बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं हम अपने पहले वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के ऊपर। तो संविधान आपके होता क्या है? किसी देश का ऐसा आधारभूत कानून जिसके अनुसार उस देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपके होता है बेसिकली क्या? प्रिंसिपल और फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री अकॉर्डिंग टू विच वी गवर्न एनी कंट्री, यानी कि आपके किसी देश का ऐसा फंडामेंटल या प्रिंसिपल लॉ जिसके अकॉर्डिंग किसी देश के शासन को चलाया जाता है। तो यहां इस डेफिनेशन से हमें यह पता चलता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? सेट ऑफ रूल्स, यानी कि एक थ्योरी, एक सिद्धांत, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपके कौन से सिद्धांत दिए गए हैं? किसी देश के शासन को बेहतर ढंग से चलाए जाने वाले सिद्धांत ये दिए जाते हैं किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और जब इस थ्योरी को हम किस में लेके आ जाएं? प्रैक्टिस में लेके आ जाएं, यानी कि व्यवहार में लेके आ जाएं, तो यही आपके व्यवहार बन जाता है आपके क्या? पॉलिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में आपके जो बेसिक डिफरेंस है वो बेसिक डिफरेंस आपके किसका है? थ्योरी एंड प्रैक्टिस का। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये समझा कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी दोनों में आपके डिफरेंस क्या होता है। अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के हम सिलेबस पे। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे जिसके आधार पर हमें संविधान को समझने में आसानी होगी। तो नेक्स्ट आपके बेसिक कंसेप्ट जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखना है, तो सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपके आता है स्टेट यानी कि राज्य, यानी कि हम राज्य किसे कहते हैं। तो ये वर्ड तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। तो किसे कहते हैं हम? राज्य। तो समझना,
सबसे पहला हमारा बेसिक कंसेप्ट स्टेट यानी कि राज्य। तो राज्य हम किसे कहते हैं तो ये समझना। पॉलिटिकल साइंस के आपके एक थिंकर थे गार्नर। गार्नर कहते हैं कि राज्य एक ऐसी संस्था होती है जिसमें 4 विशेषताएं पाई जाती हों। तो कौन कौन सी आपकी 4 विशेषताएं? सबसे पहली विशेषता आपके एक कोई निश्चित भूभाग हो, यानी कि एक निश्चित एरिया हो। तो कोई भी आपके क्षेत्र हो, हर क्षेत्र का कोई ना कोई एरिया जरूर होगा। फिर आपके ये जो निश्चित भूभाग है, इस भूभाग के अंदर रहने वाली कोई पॉपुलेशन हो, यानी कि इस भूभाग के अंदर क्या रहती हो? कोई पॉपुलेशन रहती हो। ठीक, इसके बाद में आपके ये जो पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या है, इस जनसंख्या के ऊपर शासन करने वाली एक सरकार हो जो इस जनसंख्या के वेलफेयर के लिए क्या करे? इसके ऊपर शासन करे। ठीक, और ये जो आपकी सरकार हो ये कैसी हो? संप्रभु, यानी कि ये सरकार अपने निर्णयों को लेने में आपके स्वतंत्र हो, यानी कि ये गवर्नमेंट अपने हर निर्णय को लेने में क्या हो? स्वतंत्र हो। निर्णय चाहे इंटरनल हो, निर्णय चाहे एक्सटर्नल हो। इंटरनल का मतलब देश के अंदर और एक्सटर्नल का मतलब देश के बाहर, देश के संदर्भ में निर्णय लेना। ठीक, तो यहां हम देखते क्या है कि गार्नर के अकॉर्डिंग राज्य एक ऐसी संस्था होती है जिसमें आपकी 4 विशेषताएं पाई जाती हैं। कौन सी 4 विशेषताएं? पहला निश्चित भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता, यानी कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता। अब यहां आपके ये आपने देखा कि राज्य आपके क्या होता है, तो ये तो आपने एक डेफिनेशन या इसकी थ्योरी समझी। अब प्रैक्टिकली समझना आपके कि किस यूनिट को हम राज्य कहेंगे या किस यूनिट को राज्य नहीं कहेंगे। तो यहां एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करना कि राज्य के कितने फीचर? सिर्फ ये 4 फीचर। तो आपने यहां देखा राज्य के आपके 4 फीचर कौन सा? सबसे पहला निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। संप्रभुता में भी आपके एक हो गया आंतरिक, देश के अंदर निर्णय लेने की स्वतंत्रता, और एक हो गया आपके बाहरी, देश के बाहर निर्णय लेने की स्वतंत्रता। अब एक एग्जांपल से यहां समझना। क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया इंडिया, क्या भारत एक राज्य है? ये मान लिया क्वेश्चन आया। तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपको करना क्या है? अगर ये 4 फीचर इंडिया के अंदर हैं तो इंडिया एक राज्य होगा, और अगर ये 4 फीचर इंडिया के अंदर नहीं है तो इंडिया राज्य नहीं होगा। तो सबसे पहला फीचर डिफाइंड एरिया इंडिया के अंदर है, बिल्कुल है। ठीक, दूसरा फीचर पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है, ये भी है। तीसरा फीचर सरकार, क्या ये है? ये भी है। ठीक, चौथा इंडिया के अंदर जो सरकार है क्या वो अपने आंतरिक निर्णयों को लेने में स्वतंत्र है? बिल्कुल है। पांचवा आपके बाहरी निर्णयों को लेने में स्वतंत्र है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब यहां हमने ये देखा कि ये जो आपके इंडिया है, ठीक, तो भारत जो आपके है इंडिया, ठीक, अकॉर्डिंग टू आपके थ्योरी ये क्या होगा? स्टेट। ठीक, क्योंकि स्टेट के जो चारों फीचर हैं वो किसके अंदर हैं? आपके इंडिया के अंदर। ये हमने समझा। अब यहां आगे समझना। अब यहां आपके क्वेश्चन ये आया कि अगर इंडिया स्टेट है यानी कि भारत एक राज्य है, तो अभी तक हम लोग सुनते आते थे कि यूपी, एमपी, हरियाणा, झारखंड, बिहार ये आपके राज्य हैं। तो अब क्वेश्चन ये आया कि आपके यूपी, एमपी, हरियाणा, बिहार, झारखंड अगर राज्य हैं तो फिर इंडिया कैसे राज्य हो सकता है? और अगर इंडिया राज्य है तो फिर ये कैसे राज्य हो सकते हैं? तो अब हम ये देखते हैं क्या ये यूपी, एमपी जिन्हें हम राज्य बोलते हैं ये वास्तव में राज्य हैं? यूपी, एमपी। ठीक,
तो अगर यूपी एमपी राज्य है तो ये सारे फीचर इनके अंदर भी मिलेंगे, और अगर ये सारे फीचर यूपी एमपी के अंदर नहीं मिलते तो इसका मतलब यूपी एमपी राज्य नहीं है। तो अब हम यहां देखते हैं कि यूपी और एमपी के अंदर एरिया बिल्कुल है, इनके अंदर पॉपुलेशन ये भी है, यूपी एमपी की अपनी सरकार ये भी है। अब क्वेश्चन आपके आया सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता के मुद्दे पर। तो अब हम अगर संप्रभुता की बात करें तो यूपी एमपी सरकार क्या अपने राज्य से संबंधित आंतरिक निर्णय ले सकते हैं? तो आंतरिक निर्णय तो आपके ले सकते हैं, लेकिन आंतरिक निर्णय भी ये सीमित रूप से ले सकते हैं। ठीक, सीमित रूप से यानी कि ऐसे निर्णय आपके जो किसी दूसरे राज्य या फिर देश को प्रभावित ना करते हो। तो यहां आपके जो आंतरिक निर्णय ये ले सकते हैं वो कैसे ले सकते हैं? लिमिटेड, सीमित। और बाहरी निर्णय यानी कि अपने राज्य से बाहर के निर्णय तो ये ले ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि थ्योरी के अकॉर्डिंग यूपी और एमपी ये स्टेट नहीं है। ये क्या नहीं है? ये स्टेट नहीं है। ठीक, जबकि इंडिया आपके थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है? ये स्टेट है। तो ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब यहां नेक्स्ट याद रखना, तो यूपी और एमपी अगर स्टेट नहीं है तो इन्हें थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कहते क्या हैं? अब हम ये समझ लें। तो याद रखना आपके कि यूपी और एमपी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये स्टेट नहीं है, इन्हें कहते हैं हम प्रोविंस यानी कि प्रांत। ठीक, प्रांत का मतलब किसी स्टेट के अंदर सीमित स्वायत्तता प्राप्त एक क्षेत्र, जिसे कुछ विषयों में आपके निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त हो। अब यहां नेक्स्ट याद रखना एक बेसिक फीचर कि जब हमारा आपके कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो प्रोविंस या ये जो प्रांत थे, प्रोविंस यानी कि ये जो प्रांत थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इन प्रोविंस को आपके रीनेम कर दिया गया क्या बोल के? स्टेट बोल के। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपके, ठीक, क्या बोल दिया गया? इन प्रोविंस को आपके क्या बोल दिया गया? इन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट बोल दिया गया आपके। ठीक है, तो अब यहां जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन प्रोविंस को स्टेट बोल दिया गया तो अब इंडिया के लिए हम स्टेट वर्ड का यूज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं करेंगे, क्योंकि अब अगर इंडिया के लिए स्टेट वर्ड का यूज किया तो यहां ओवरलैपिंग हो जाएगी और समझने में दुविधा होगी कि ये स्टेट प्रोविंस के लिए है या ये स्टेट इंडिया के लिए। तो इन कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना। अब यहां आपके 2 पॉइंट, अगर क्वेश्चन आपके पूछा जाए कि इंडिया अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को हमने क्या बोला? यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यों का संघ। और अकॉर्डिंग टू थ्योरी यानी कि सिद्धांत के अनुसार इंडिया आपके क्या था? सिर्फ एक स्टेट यानी कि राज्य। तो यहां अब हमें देखना क्या है? अकॉर्डिंग टू थ्योरी इंडिया इज ए स्टेट और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो यहां हमने अभी तक जो समझा वो क्या समझा कि आपके स्टेट हम कहते किसे हैं। ठीक, तो याद रखना कि इससे जो जनरल क्वेश्चन आपके जो पूछा जाता है वो सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि विच आर द एसेंशियल फीचर ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य के आवश्यक तत्व क्या होते हैं। तो राज्य के अगर हम आवश्यक तत्वों की हम बात करें तो कितने होते हैं? 4। पहला डिफाइंड एरिया, निश्चित भूभाग। दूसरा पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। तीसरा सरकार यानी कि गवर्नमेंट। और चौथा सॉवरेनिटी यानी कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता। किसके अकॉर्डिंग आपके 4 फीचर है? गार्नर के अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन यहां से यह बनता है। दूसरा याद रखना कि स्टेट हम किसे कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे, इसको देखने का फॉर्मूला आपको ये बता दिया। और तीसरा पॉइंट याद रखना, आपके जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है इंडिया के पर्सपेक्टिव में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिंपल क्वेश्चन कि इंडिया है यानी कि भारत है, तो आंसर होगा आपके सिंपल स्टेट। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान के अनुसार भारत है यानी कि
अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज ए, तो आंसर होगा यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का संघ, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट वर्ड का यूज किसके लिए कर दिया गया है? प्रोविंस के लिए। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, और अकॉर्डिंग टू थ्योरी इंडिया इज ए स्टेट। तो ये हमने देखा सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल स्टेट। ठीक, तो ये हमारा आपके पहला बेसिक प्रिंसिपल हुआ। अब हम आते हैं इससे आगे। तो नेक्स्ट बेसिक प्रिंसिपल अब हम लोग आगे समझते हैं। तो नेक्स्ट, तो अगला बेसिक कंसेप्ट अब हम लोग समझते हैं आपके क्या? गवर्नमेंट यानी कि सरकार। तो सरकार हम किसे कहते हैं? ठीक है, तो सरकार में सबसे पहले तो हम इसका अर्थ देखेंगे, फिर हम ये समझेंगे आपके कि सरकार का कंपोजिशन यानी कि संगठन क्या होता है, और फिर आपके सरकार के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि सरकार हम कहते किसे हैं। तो सरकार आपके है क्या? एक ऐसी संस्था जो नागरिकों के विकास एवं कल्याण के लिए, ठीक है, क्या करती हो? उनके ऊपर शासन करती हो। तो सरकार आपके है क्या? एक संस्था यानी कि एक इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसका काम क्या है? विकास एवं कल्याण, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। और विकास एवं कल्याण के लिए करती क्या है? ये नागरिकों के ऊपर शासन करती है। ठीक है, तो सरकार आपके है क्या? एक ऐसी संस्था जो नागरिकों के विकास एवं कल्याण के लिए उनके ऊपर शासन करती हो। तो ऐसी संस्था को हम क्या कहते हैं? सरकार। अब क्वेश्चन आपके यहां आया कि नेक्स्ट अब हम समझते हैं सरकार का संगठन। ठीक, तो सरकार आपके होता क्या है, ये आप लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट समझना सरकार का आपके संगठन आपके क्या होता है।
तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं आपके यहां सरकार का संगठन यानी कि सरकार का कंपोजिशन। तो सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार आपके है क्या, एक ऐसी संस्था जो नागरिकों के विकास एवं कल्याण के लिए उनके ऊपर शासन करती हो। ठीक है, तो अब यहां सरकार का जो मुख्य कार्य है वो आपके क्या है, नागरिकों का विकास एवं कल्याण। तो यहां ये जो डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, ये जो आपके वर्ड है विकास एवं कल्याण, तो विकास एवं कल्याण आपके करना ये न तो किसी एक व्यक्ति के वश की बात है और ना ही किसी एक संस्था के वश की बात है। ठीक है, तो विकास एवं कल्याण यानी कि डेवलपमेंट एंड वेलफेयर को करने के लिए आपके ये तीन संस्थाएं एक साथ कार्य करती हैं और इन तीनों ही संस्थाओं के समूह को हम लोग कहते हैं सरकार। तो कौन कौन सी आपके तीन संस्थाएं, सबसे पहले आपके संस्था लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, दूसरी संस्था एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका और तीसरी संस्था जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। ठीक है, तो विधायिका का आपके कार्य क्या होता है कि विकास एवं कल्याण के लिए कानूनों का निर्माण करना यानी कि टू मेक द लॉ। ठीक, तो विधायिका का काम आपके होता है कि किसी देश में जनता के विकास एवं कल्याण के लिए बेहतर कानून बनाए, बेहतर नीतियां बनाए, बेहतर पॉलिसीज बनाए। ठीक है, कार्यपालिका आपके काम इसका क्या होता है, कानूनों का क्रियान्वयन यानी कि आपके टू एग्जीक्यूट द लॉ, यानी कि आपके क्या करे, कार्यपालिका का काम आपके होता है कि विधायिका ने जो कानून बनाए हैं उनका बेहतर इंप्लीमेंटेशन यानी कि एग्जीक्यूशन करे। तो ये काम आपके किसका हुआ, कार्यपालिका का। और इसके बाद में नेक्स्ट आपके जुडिशरी न्यायपालिका। न्यायपालिका का आपके जो काम होता है वो होता है क्या, कानूनों का संरक्षण यानी कि टू प्रोटेक्ट द लॉ। ठीक है, यानी कि अगर कोई कानून आपके तोड़ रहा है या कानूनों का कोई उल्लंघन कर रहा है तो उल्लंघन से उन कानूनों की रक्षा करना। ठीक, तो ये आपके किसका काम हुआ, न्यायपालिका। तो आपके किसी भी देश में सरकार के जो तीन पिलर यानी कि जो बेसिक पिलर होते हैं ये आपके तीन पिलर होते हैं। अब यहां याद रखना कि किसी भी देश में सरकार बेहतर ढंग से कार्य करे उसके लिए जरूरी आपके ये होता है कि उस देश में सरकार के ये तीनों पिलर बेहतर ढंग से कार्य करें, क्योंकि अगर इन तीनों पिलर में से किसी भी एक पिलर का अगर फंक्शन बिगड़ा तो आगे आने वाले दोनों पिलर्स का फंक्शन स्वतः ही बिगड़ जाएगा। जैसे कि आपके सबसे पहले हम देखें कि मान लिया कि किसी देश में आपके जो विधायिका है ये अच्छे से कार्य नहीं कर रही। अगर किसी देश में विधायिका अच्छे से कार्य नहीं करेगी तो इसका आपके क्या प्रभाव पड़ेगा, कानूनों का निर्माण या तो होगा ही नहीं,
और या फिर अच्छे कानून नहीं बनेंगे। और अगर आपके कानूनों का निर्माण आपके नहीं हुआ या अच्छे कानून नहीं बने तो फिर कार्यपालिका एग्जीक्यूट क्या करेगी? एग्जीक्यूट करने के लिए कोई तो कानून या कोई भी नीति या कोई भी पॉलिसी तो चाहिए, ठीक है। तो यहां एग्जीक्यूटिव कोई कार्य नहीं कर पाएगी। और जब कानूनों का निर्माण ही नहीं हुआ है या अच्छे कानून नहीं है तो फिर न्यायपालिका संरक्षण किसका करेगी? कौन से कानून की रक्षा करेगी जब कानून है ही नहीं? तो इसका मतलब आपके क्या हुआ कि अगर किसी देश में विधायिका बेहतर ढंग से कार्य ना करे तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का कार्य स्वतः ही खराब हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से कि अगर किसी देश में कार्यपालिका बेहतर ढंग से कार्य ना करे, ठीक है, कार्यपालिका के बेहतर ढंग से कार्य ना करने का मतलब कि लॉ का प्रॉपर एग्जीक्यूशन ना हो या पॉलिसीज का प्रॉपर एग्जीक्यूशन ना हो, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये विधायिका कितने भी अच्छे कानून बना ले, ठीक, अगर कार्यपालिका उन कानूनों को लागू नहीं करेगी तो उन कानूनों के निर्माण का कोई भी आपके उद्देश्य पूरा नहीं होगा, ठीक। तो यहां अगर कार्यपालिका अगर अच्छे से कार्य नहीं करेगी तो यहां विधायिका का महत्व खुद ही कम हो जाएगा। और जब कार्यपालिका अच्छे से कार्य नहीं करेगी, मतलब जब कानून इंप्लीमेंट हुए ही नहीं है तो टूटने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसका मतलब न्यायपालिका का भी कार्य खुद ही समाप्त हो जाएगा। अब ठीक इसी तरीके से अगर हम देखें कि अगर देश में न्यायपालिका बेहतर ढंग से कार्य ना करे तो फिर क्या होगा? अगर न्यायपालिका बेहतर ढंग से आपके कार्य नहीं करती तो इसमें आपके होगा ये कि जो विधायिका की मर्जी होगी वो ये कानून बनाएंगे और जो कार्यपालिका की मर्जी होगी वो ये लागू करेंगे, यानी कि इनको कंट्रोल करने वाला फिर कोई नहीं होगा। और ठीक जब जनता को भी ये पता चल जाए कि ऊपर से आपके किसी को मारने पर अब कोई सजा नहीं है, ठीक, तो आप सब लोग भी आप हाथ में तलवार लेके दौड़ पड़ोगे और अपने दुश्मनों को एक एक करके पकड़ोगे। क्यों? क्योंकि सजा का तो कोई प्रावधान अब है ही नहीं। तो इसका मतलब आपके पूरे देश में अराजकता की स्थिति क्रिएट हो जाएगी और मोहम्मद गौरी का जमाना वापस आ जाएगा। तो ये हमने यहां देखा कि अगर देश में आपकी सरकार अच्छे ढंग से कार्य कर रही है तो इसका सीधा सीधा सा अर्थ आपके ये है कि उस देश में सरकार के ये तीनों पिलर्स अच्छे ढंग से कार्य करें। अगर इन तीनों पिलर्स में से किसी भी एक पिलर का कार्य बिगड़ा तो बाकी के दो पिलर का कार्य खुद ही बिगड़ जाएगा। तो ये हमने देखा आपके कि सरकार का आपके संगठन क्या है। अब यहां याद रखना कि पॉलिटिकल साइंस के जो आपके ट्रेडिशनल थिंकर्स थे उनका मानना आपके ये था कि सरकार के आपके तीन पिलर होते हैं, ठीक है। सरकार के कितने पिलर होते हैं? तीन पिलर। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के आपके जो कंटेम्परेरी थिंकर्स हैं इनका मानना आपके ये है कि सरकार के तीन नहीं, सरकार के चार पिलर होते हैं और सरकार का आपके चौथा पिलर होता है मीडिया। और मीडिया को हम कहते हैं फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, या फोर्थ पिलर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। तो यहां याद रखना कि मीडिया क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आपके, ठीक, कि विच वन इज द फोर्थ पिलर ऑफ गवर्नमेंट और विच वन इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपके सरकार का चौथा स्तंभ या आपके लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या है? तो आपके आंसर क्या होगा? मीडिया। अब मीडिया के बारे में याद रखना कि ये जो आपकी मीडिया है, मीडिया आपके बेसिकली है क्या? ये तो है आपके गवर्नमेंट और ये है आपके पब्लिक, यानी कि जनता। पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में आपके मीडिया होता है आपके क्या? एक मीडिएटर। मीडिया का ओरिजिन ही इस मीडिएटर वर्ड से हुआ है। अब इस मीडिएटर वर्ड में से आप सिर्फ TOR हटा दो तो आपके क्या रह जाएगा? ये मीडिया। तो मीडिया बेसिकली आपके क्या है? ये एक मीडिएटर है आपके गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में। अब यहां मीडिया का रोल क्या होता है? मीडिया का रोल यह होता है कि सरकार की आपके कौन कौन सी नीतियां हैं, सरकार के आपके कौन कौन से कानून हैं, इन सारी नीतियों और सारे कानून से परिचय किसको कराता है? ये पब्लिक को। और इसके बाद में पब्लिक चाहती क्या है? किससे? सरकार से। जनता की इच्छा क्या है? जनता की भी तो कोई इच्छा होगी सरकार से। तो जनता की सरकार से इच्छा क्या है? जनता सरकार से चाहती क्या है? ठीक है, ये मीडिया बताएगी आपके किसको? गवर्नमेंट को। तो ये हमने यहां देखा आपके क्या कि
मीडिया का आपके रोल क्या है। तो यहां हमने आपके समझा कि सरकार होता क्या है, सरकार का संगठन क्या है। अब हम देखते हैं आपके कि किसी भी देश में आपके सरकार के प्रकार कितने हो सकते हैं, यानी कि कितने टाइप की आपके हो सकती है सरकार। तो नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो किसी भी देश में अगर हम सरकार के प्रकार देखें तो किसी भी देश में आपके दो प्रकार की सरकारें हो सकती हैं। पहला, या तो किसी देश में होगा आपके राजतंत्र या फिर किसी देश में होगा आपके लोकतंत्र, यानी कि राजतंत्रात्मक सरकार या लोकतंत्रात्मक सरकार। ठीक है, राजतंत्र यानी कि ऑटोक्रेसी और लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी।
ठीक है। अब यहां याद रखना आपके, सबसे पहले आपके राजतंत्र, राजतंत्र यानी कि ऑटो और क्रेसी। ऑटो का मतलब सेल्फ, स्वयं, और क्रेसी का मतलब रूल, शासन। तो ऑटोक्रेसी यानी कि राजतंत्र का मतलब होता है आपके किसी एक व्यक्ति का शासन, और वो व्यक्ति होता है आपके कौन? राजा। ठीक है, यानी कि ऑटोक्रेसी का मतलब रूल ऑफ किंग, यानी राजा का शासन। ठीक इसी तरीके से अगर हम डेमोक्रेसी देखें तो डेमो यानी कि पब्लिक और क्रेसी मतलब के रूल यानी शासन। तो डेमोक्रेसी का आपके मतलब होता है क्या? रूल ऑफ पब्लिक, जनता का शासन। तो अब यहां याद रखना कि ऑटोक्रेसी मतलब रूल ऑफ किंग, राजा का शासन, और डेमोक्रेसी मतलब रूल ऑफ पब्लिक यानी कि जनता का शासन। डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन याद रखना, ये डेफिनेशन अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक, तो आपके बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन किसने दी थे? अब्राहम लिंकन। ठीक है, अक्सर आपके एग्जाम से पूछी जाती है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र है। ये किसने कहा था? आपके अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब इसके बाद में याद रखना कि राजतंत्र यानी कि ऑटोक्रेसी की अगर हम बात करें तो ऑटोक्रेसी एक ऐसी व्यवस्था है जहां ऑल पावर वेस्टेड इन किंग, यानी कि समस्त शक्तियां राजा में निहित होती हैं। तो ऑल पावर वेस्टेड इन किंग, समस्त शक्तियां राजा में निहित। अब इससे आपके तात्पर्य क्या है? समस्त शक्तियां राजा में निहित। तो हमने यहां देखे कि ये जो आपकी सरकार है, ठीक, सरकार के कितने अंग? 3 अंग। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, और तीसरा न्यायपालिका। तो ऑटोक्रेसी के अंदर आपके सरकार, सरकार यानी कि किंग, किंग के पास ही तो कानून बनाने की शक्ति होती है, किंग के पास ही कानून को लागू करने की शक्ति होती है, और किंग के पास ही आपके न्याय देने की शक्ति होती है। तो हम यहां आपके देखते क्या है कि ऑटोक्रेसी के अंदर समस्त शक्तियां राजा के अंदर निहित होती हैं। ठीक, तो राजतंत्र में आपके जो समस्त शक्तियां होंगी वो किसके अंदर आपके निहित होंगी? राजा के अंदर। ठीक है, राजा ही कानून बनाएगा, राजा ही कानून को लागू करेगा, और राजा ही आपके क्या करेगा? न्याय करेगा। तो ये आपकी व्यवस्था किसके अंदर है? ये व्यवस्था है आपकी किसके अंदर? ऑटोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के अंदर, सॉरी, ऑटोक्रेसी यानी कि राजतंत्र के अंदर। तो राजतंत्र के अंदर आपकी समस्त शक्तियां किसके अंदर निहित है? राजा के अंदर। अब नेक्स्ट हम आगे समझते हैं आपके लोकतंत्र। अब लोकतंत्र में आपके याद रखना कि एक आपके पॉलिटिकल साइंस के थिंकर थे, नाम था इनका लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू। लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू आपके ये कहते हैं कि अगर डेमोक्रेसी के अंदर भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका यानी कि कानून बनाने की शक्ति, कानून को लागू करने की शक्ति और न्याय देने की शक्ति, अगर लोकतंत्र में भी ये तीनों शक्तियां किसी एक व्यक्ति के पास आ जाएं तो वह व्यक्ति आपके क्या बन सकता है? डिक्टेटर या निरंकुश बन सकता है। और अगर लोकतंत्र के अंदर डिक्टेटरशिप या निरंकुशता आ जाए तो ऐसे लोकतंत्र का कोई फायदा नहीं होगा। तो आपके लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू आपके एक प्रिंसिपल देते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में आपके लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू ये कहते हैं कि यहां आपके सरकार के जो ये 3 अंग हैं, सरकार के ये जो 3 अंग या ये जो 3 शक्तियां हैं, कौन कौन सी 3 शक्तियां? पहला आपके विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, और तीसरा न्यायपालिका, न्यायपालिका। तो सरकार के ये जो तीनों अंग या जो तीनों जो शक्तियां हैं, ये 3 अलग अलग संस्थाओं या 3 अलग अलग व्यक्तियों में शामिल होनी चाहिए। यानी कि कानून बनाने की शक्ति किसी अलग संस्था या व्यक्ति ए में शामिल हो, कानून को लागू करने की शक्ति
किसी अदर संस्था बी में शामिल हो और न्याय देने की शक्ति किसी अदर संस्था सी में शामिल हो। इससे आपके क्या होगा कि जब भी कोई एक संस्था निरंकुश या डिक्टेटर बनने की कोशिश करेगी तो अन्य दो संस्थाएं उसे क्या कर देंगी, चेक एंड बैलेंस। तो ये आपके कौन सी व्यवस्था, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। तो अब हमने यहां समझा क्या लोकतंत्र और राजतंत्र में आपके बेसिक डिफरेंस। राजतंत्र के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों शक्तियां किसके पास है, राजा के पास, यानी राजा ही कानून बनाएगा, राजा ही न्याय करेगा और राजा ही आपके कानून को लागू करेगा। वहीं लोकतंत्र में आपकी विधायिका एक अलग संस्था होगी, कार्यपालिका एक अलग संस्था होगी और न्यायपालिका एक अलग संस्था होगी। और इस प्रिंसिपल को हम आपके क्या बोलेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो एक पॉइंट याद रखना है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था, लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू। ठीक है। दूसरा, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन किसने दी थी, अब्राहम लिंकन। ये हर पॉइंट से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम लोग आगे आते हैं। तो ये हम लोगों ने आपके देखा क्या कि सरकार के आपके प्रकार कितने होते हैं। अब सरकार के अगर हम प्रकारों की अगर हम बात करें तो दो प्रकार हुए, राजतंत्र एवं लोकतंत्र। अब हम अगर देखें तो विश्व में आपके इस समय ज्यादातर देशों में आपके कौन सा प्रकार पाया जाता है सरकार का, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतांत्रिक सरकार। तो अब हम यहां समझते हैं डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को डिटेल में। तो डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में अब हम यहां समझेंगे सबसे पहले तो लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, दूसरा हम ये समझेंगे कि लोकतंत्र के आपके प्रकार कितने होते हैं, तीसरा हम समझेंगे लोकतंत्र में शासन प्रणालियां कौन कौन सी होती हैं, और चौथा आपके लोकतंत्र में कंसंट्रेशन ऑफ पावर, शक्ति संकेंद्रण क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम आपके डेमोक्रेसी के अर्थ के ऊपर। तो डेमोक्रेसी का आपके अर्थ, तो डेमोक्रेसी में नेक्स्ट सबसे पहले अगर हम इसका अर्थ देखें तो आपके डेमोक्रेसी का आपके अर्थ क्या है। तो डेमोक्रेसी आपके ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला डेमो और दूसरा क्रेसी। इसमें आपके डेमो का मतलब होता है पीपल या पब्लिक और क्रेसी का मतलब होता है क्या, रूल। तो डेमोक्रेसी का आपके अर्थ क्या हुआ, रूल ऑफ पीपल यानी कि जनता का शासन।
ठीक है, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? जनता का शासन। अब हम यहां आगे समझते हैं कि डेमोक्रेसी आपके कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। तो नेक्स्ट अगला अब हम लोग समझते हैं यहां कि लोकतंत्र के आपके प्रकार कितने होते हैं। तो लोकतंत्र आपके जो डेमोक्रेसी होती है ये आपके दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन सी? एक आपके प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा आपके अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो सबसे पहले तो हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र को आपके समझें कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है इसका आपके तात्पर्य क्या है? एक ऐसी स्थिति या डेमोक्रेसी का एक वह टाइप जिसमें आपके जब जनता स्वयं अपना शासन करे, यानी कि आपके अपने शासन से संबंधित निर्णय जब जनता स्वयं ले, तो ये स्थिति आपकी क्या कहलाती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल क्या है, मान लो कि आपके इस क्लास में 50 लोग बैठे।
अब आप 50 लोग ये निर्णय लो कि क्लास में आज कौन सा टॉपिक सर पढ़ाएंगे, क्लास कितने बजे से लगेगी, क्लास कितने बजे छूटेगी। तो अब ये निर्णय कौन ले रहा है, ये आप लोग स्वयं ले रहे हो, सारे लोग मिलके। तो ये आपके कौन सा टाइप होगा डेमोक्रेसी का, इसे हम कहेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब यहां आपकी प्रॉब्लम क्या है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की? प्रत्यक्ष लोकतंत्र की आपकी प्रॉब्लम यह है कि जब आपके ठीक क्षेत्र हो क्लासरूम के बराबर तो यहां यह संभव हो सकता है, जब आपके क्षेत्र हो आपके किसी एक कॉलोनी के बराबर तब यह संभव हो सकता है, या क्षेत्र हो आपके क्या किसी गांव के बराबर तब भी आपके ये संभव हो सकता है। लेकिन अब आपकी प्रॉब्लम ये है कि जब क्षेत्रफल हो जाए जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, यानी कि आपके 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि जब कभी भी ये एरिया बहुत ज्यादा हो जाए तो आपके प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहार में संभव नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी एरिया बहुत ज्यादा हो जाए तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहार में संभव नहीं है। ठीक इसी तरीके से हम आगे देखें। नेक्स्ट, मान लिया कि 50 लोग हैं तो आपके क्या कर सकते हैं, अपने लिए निर्णय ले सकते हैं। 100 लोग हैं तब भी आपके निर्णय ले सकते हैं। 500 लोग हैं तब भी निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जब पॉपुलेशन हो जाए 130 करोड़ तो 130 करोड़ लोग व्यवहार में निर्णय एक साथ नहीं ले सकते। तो यहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सीमाएं आपके ये है कि जब कभी भी एरिया या पॉपुलेशन ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहार में संभव नहीं होता। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपके व्यवहार में आपके संभव नहीं होता। तो इससे आपके तात्पर्य क्या है कि अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र अगर नहीं होगा तो लोकतंत्र का कोई नया विकल्प खोजना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट डेमोक्रेसी मूव कर जाती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आपके किसे कहते हैं? जब जनता अपने चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ऊपर शासन करे। तो यहां आपके क्या होगा कि इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जनता सबसे पहले क्या करेगी? चुनाव करेगी। किसका चुनाव करेगी? जनप्रतिनिधि का चुनाव करेगी। जनप्रतिनिधि लायक जनता चुनेगी एमएलए, जनता चुनेगी एमपी। ठीक है, तो जनता ने किसका चुनाव किया? जनप्रतिनिधि का चुनाव किया। अब ये जो जनप्रतिनिधि आपके होंगे, जनप्रतिनिधि यानी कि अब ये जो एमएलए और एमपी होंगे अब ये शासन करेंगे किसके ऊपर? जनता के ऊपर। ठीक है, अब यहां याद रखना कि चुनाव का मतलब आपके क्या है? चुनाव का मतलब आपके ये है कि जनता ने जो अपनी निर्णय लेने की जो शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति किसको दे दी? अपने निर्णय लेने की शक्ति दे दी जनता ने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जनप्रतिनिधियों को। अब जनता के बिहाफ पर जो निर्णय लेंगे वो आपके कौन लेंगे? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जनप्रतिनिधि। तो अब हमने यहां आपके देखा क्या कि लोकतंत्र के आपके प्रकार। तो लोकतंत्र के आपके प्रकार में आपके क्या हुआ? एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब यहां एक एग्जांपल याद रखना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का भारत में आपकी सिर्फ एकमात्र एग्जांपल है और ये एकमात्र एग्जांपल है क्या? ग्राम सभा। ग्राम सभा आपके डेमोक्रेसी की एकमात्र यूनिट है इंडिया में जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल है। इसके अलावा आपकी डेमोक्रेसी की भी जितनी यूनिट भारत में आपको दिखाई पड़ती है सब किसका एग्जांपल है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की सबसे खास बात क्या है? ठीक, अब आपको यह पहचानना कैसे है? जहां कहीं भी किसी डेमोक्रेटिक यूनिट के लिए इलेक्शन होता हो तो वो हमेशा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की यूनिट होगी। ठीक, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यहां आपकी पूरी जनता मिलकर निर्णय लेती है तो यहां इलेक्शन जैसा वर्ड नहीं आता। ठीक है, जैसे कि आपके ग्राम सभा ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। वहीं अगर हमने एक एग्जांपल और देखा यहां ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत किसकी यूनिट है? ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की यूनिट है, क्योंकि ग्राम पंचायत के आपके जो सदस्य होंगे वो आपके गांव की जनता के द्वारा इलेक्ट किए गए होंगे, यानी कि इनका क्या हुआ होगा? इनका चुनाव हुआ होगा। ठीक है, तो यहां आपके कुछ लोग एक बेसिक कंसेप्ट और समझ लो, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। ठीक, ये बेसिक डिफरेंस आपके दोनों में होता क्या है? मान लो कि आपके ये कोई एक गांव है, ये कोई क्या है? एक विलेज। इस विलेज में हमने आपके देखा कि ये जो आपकी पॉपुलेशन है इस विलेज में मान लिया हमने कितनी है?
10,000, तो किसी गांव की 10,000 जनसंख्या हुई। तो अब अगला क्वेश्चन ये आया आपके सामने कि किसी गांव की जो ये 10,000 जनसंख्या है, क्या ये सारे वोटर होते हैं? क्या सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है गांव में? नहीं होता। 10,000 में से कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चे हों, 18 साल से कम के हों। ठीक, तो मान लिया हमने यहां ये कि 10,000 में से जो वोटर हैं वो हैं केवल 8,800 लोग। मान लिया 1,200 लोग गांव में आपके ऐसे रहते हैं जो या तो दूसरे गांव के हैं या फिर जो बच्चे हैं, तो इन लोगों को किसका अधिकार नहीं होगा? वोट देने का अधिकार नहीं होगा। तो वोटर बचे कितने? सिर्फ 8,800। तो याद रखना आपके यही 8,800 लोगों को मिला के बनती है ग्राम सभा। ग्राम सभा, ग्राम सभा का मतलब होता है किसी गांव के सभी पंजीकृत मतदाता, किसी गांव के सभी पंजीकृत मतदाता, ऑल रजिस्टर्ड वोटर ऑफ द विलेज, ऑल रजिस्टर्ड वोटर ऑफ द विलेज। तो ग्राम सभा का मतलब आपके क्या हुआ? किसी गांव के सभी पंजीकृत मतदाता, यानी कि गांव में अगर जनसंख्या 10,000 की है लेकिन वोटर अगर 8,800 है, तो ग्राम सभा सिर्फ 8,800 लोगों की होगी। तो जब कभी भी आपकी ग्राम पंचायत का इलेक्शन होगा, ग्राम पंचायत का क्या होता है? इलेक्शन होता है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, सबके इलेक्शन होंगे। अब इलेक्शन में कौन? ये 10,000 लोग भाग लेंगे या 8,800 लोग? 8,800 लोग। इसका मतलब ग्राम पंचायत का आपके इलेक्शन करेगा कौन? ग्राम सभा के सदस्य। तो ग्राम सभा कैसी यूनिट? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और ग्राम पंचायत कैसी? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो जिस लोकतांत्रिक यूनिट के लिए चुनाव होता हो वो हमेशा कैसी होगी? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और जिसके लिए आपके कोई चुनाव ना होता हो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक, गांव में का प्रत्येक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है वो ऑटोमेटिक ग्राम सभा का सदस्य बन जाएगा, इसका कोई इलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा आपके कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है। ठीक, तो उम्मीद है यहां तक की क्लास आप लोगों की समझ में आई होगी। इससे आगे का डेमो हम लोग देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।